हल्ला एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपका इंतजार खत्म कर रहे हैं हम लोग। हम पूरी टीम के साथ आएंगे, लेकिन आज मैं एक जीएस का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं हिमांशु सर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हिमांशु सर यहां पे आए आप लोगों के लिए। इन्होंने ऑफलाइन क्लासेज में इतने सिलेक्शन दिए रेलवे के 2011, 14, 18 में, मतलब भाई आप मतलब खुद खुश हो जाओगे पढ़ के। एक बार आप पढ़िए, हिमांशु सर से बेहतरीन नॉलेज है, इनको बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, एक एक चीज के बारे में डेप्थ के बताएंगे और आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन हमारे हाथों में है, करवाएंगे गारंटेड। भाई साहब कितनी मेहनत करनी पड़े, मैराथन क्लास लेनी पड़े, बस आप कमेंट में बता दीजिए कि अगली क्लास किसकी आनी चाहिए। मेरी मैथ्स की क्लास आपको मिलती रहेगी रोज। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते रहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को मेरी टीम से रूबरू करवाऊंगा। एक एक से एक एक का सबका पहले वीडियो आएगा, उसके बाद में हमारी पूरी टीम एक बार आप लोगों से मिलेगी। लेकिन मैं इस वीडियो को कम से कम 10-15 हजार व्यूज के ऊपर पहुंचाना चाहूंगा भाई। और आप जितने ज्यादा शेयर करोगे, हमारे सर का मोटिवेशन उतना ही ऊपर होगा। और हम चाहते हैं कि यार आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। फ्री में आप पढ़ो, फ्री में आपको अच्छा कंटेंट मिले, इसलिए हम आप लोगों के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मतलब हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करेंगे, पुरजोर मेहनत करेंगे, जैसे कि हमने पिछली भर्ती में इतने सिलेक्शन दिए भाई, ठीक है ना। मैंने इतनी जगह पढ़ाया, इतने सिलेक्शन दिए, और हिमांशु सर मेरे साथ हर जगह पे थे ऑफलाइन क्लासेज में भाई, और इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं भाई। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और धीरे धीरे ध्यान रखना, मैं पूरी टीम से एक एक वीडियो के साथ रूबरू कराऊंगा, एक साथ आएंगे, मेरा वीडियो आपको मिलता रहेगा बेहतरीन तरीके से। आइए हिमांशु सर, आप बच्चों को अपना ज्ञान बांटिए आज। लो, थैंक यू अजय सर। हेलो दोस्तों, जैसे कि अजय सर भी आपको बता के गए हैं कि मैं और हमारी टीम आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आप हमारे साथ मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, और मैं इस चीज को लेकर आपको आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जितनी मेहनत आप करेंगे उससे ज्यादा मेहनत हम आपके ऊपर करेंगे, और हम दोनों के समन्वय से आपका सरकारी नौकरी का सपना जरूर पूरा होगा। तो चलिए, मेरा सेक्शन रहेगा हिस्ट्री, जिसकी शुरुआत मैं आज करता हूं पहले प्रश्न के साथ। ये रहा पहला प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? जिसमें से पहला ऑप्शन है फोर्ट सेंट डेविड, दूसरा ऑप्शन है फोर्ट सेंट एंड्रयू, तीसरा ऑप्शन है फोर्ट विलियम, और चौथा ऑप्शन है फोर्ट विक्टोरिया। इनमें से लगभग नाम आपकी नजर में आए होंगे, लेकिन यहां पर हमको सही उत्तर का चयन करना है, और इसमें से जो सही उत्तर है वो है फोर्ट विलियम। थोड़ी सी तकनीकी खामी थी। चलिए, इसका उत्तर क्या हुआ? फोर्ट विलियम। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोर्ट विलियम का जो किला था वो अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था सन 1698 में। जो बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शाह, उनके द्वारा 3 गांवों की सूबेदारी अंग्रेजों को सौंपी गई थी, जिसके बदले में अंग्रेजों को 1200 रुपए का किराया उन्हें देना था। 3 गांव थे, गोविंदपुर, सूनातनी और तीसरा ऑप्शन है कैलीकाटा। जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि गोविंदपुर, सूनातनी और कैलीकता को जब तीनों को कंबाइन किया गया तो वहां से नया शहर बना, जिसे हम कहते हैं कलकत्ता। और आपको कलकत्ता, जिसका नाम अभी परिवर्तन होकर कोलकाता हो गया है। लेकिन आपको यहां पर याद रखना चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलकत्ता को अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी, ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया था? सन 1772 में। उस समय सर वॉरेन हेस्टिंग्स
वहां के गवर्नर जनरल थे और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से लेकर सन 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है। देखिए यहां पर याद रखना जरूरी है कि फोर्ट विलियम से संबंधित जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि कलकत्ता कब से कब तक राजधानी रही है, तो सन 1772 से लेकर 1911 तक रही है, जिसमें से 3 गांवों को कंबाइन करके इसका कलकत्ता का निर्माण किया गया था, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, कोलकाता। चलिए अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला अंग्रेज जहाज है? निम्न में से भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? इसमें पहला प्रश्न है, पहला उत्तर है एलिजाबेथ, दूसरा है हेक्टर, तीसरा है रेड ड्रैगन और चौथा है मैफ्लावर। देखिए यहां पर ये याद रखना जरूरी कि बहुत से बुक्स में हेक्टर और रेड ड्रैगन दोनों उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन यहां पर याद रखना आपको जरूरी है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेक्टर, क्योंकि रेड ड्रैगन भी इस अंग्रेजी बेड़े में शामिल था, लेकिन रेड ड्रैगन हेक्टर उसका जो जहाज का बेड़ा था, रेड ड्रैगन उसमें शामिल था, जबकि हेक्टर उसका अगुआ था, या समझ लीजिए उस अंग्रेजी जहाजी बेड़े का ये मास्टर था, कैप्टन था। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए उत्तर में हेक्टर या रेड ड्रैगन दोनों में से एक उत्तर है तो आपको हेक्टर को चुनना है। यदि दोनों ऑप्शन दिए हैं तब आपको हेक्टर को चुनना है। यदि मान लीजिए हेक्टर ऑप्शन में नहीं दिया जा रहा है तो अब आप रेड ड्रैगन के साथ जाएंगे। और यहां मैं आपको याद रखना चाहता हूं कि हेक्टर जो है ये सन 1608 में हॉकिंस, आपने नाम सुना होगा हॉकिंस, जी हां, हॉकिंस के साथ हेक्टर और रेड ड्रैगन दोनों जहाज आए थे, जिसमें हेक्टर जो था उस जहाजी बेड़े का अगुआ था। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कोलकाता, सूरत, मद्रास या बंबई? देखिए कोलकाता अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी थी, मद्रास में भी बस्तियां थी, बंबई भी अंग्रेजों के पास था, लेकिन यहां पर याद रखना बहुत जरूरी है कि पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया गया था 1613 में। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम की जगह यहां पर एक प्रश्न ऐड हो सकता है अस्थाई। अगर यहां पर अस्थाई प्रश्न आता है तो इसका उत्तर सूरत ना होकर सन 1611 में अंग्रेजों की पहली अस्थाई व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी मसूलीपट्टनम में। यदि उत्तर में सूरत और मसूलीपट्टनम दोनों दिया है, लेकिन प्रश्न अगर ऐसा आता है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक स्थायी केंद्र, तब आपका उत्तर होगा सूरत सन 1613 में। यदि मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक केंद्र पूछा जा रहा है तो आपका उत्तर होना चाहिए सन 1611 मसूलीपट्टनम। देखिए प्रश्न जो रहते हैं कई बार बहुत सिंपल होते हैं, आपको पता होता है, लेकिन असल में क्या होता है कि आप पहले चीजों को, जब आपकी चीजें समावेशित नहीं हो पाती एक जगह, आप उन चीजों को इकट्ठा नहीं कर पाते तो उत्तर गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों हमको ये गलती नहीं करनी है। हमको नॉलेज होना चाहिए और सटीक नॉलेज होना चाहिए। बिखरा हुआ ज्ञान आपकी असफलता के कारण बन सकता है, और हम और हमारी टीम ये कोशिश करेंगे कि आपके पास जो ज्ञान पहुंचे, जो ज्ञान आप ग्रहण करें, वो संपूर्ण हो और इकट्ठी जगह आप उसको रखने में समर्थ हो सकें। समझ रहे हैं? आसान चीज है, बस आप मेहनत करिए, हम लोग आप पर मेहनत करेंगे, साथ में मिलके हम और आप आपकी सफलता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सिर्फ कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? देखिए प्रश्न बहुत सिंपल है, बस आपको इसमें से एक चीज अंडरलाइन करनी है, वो है फ्रेंच। अगर आपने यहां पर फ्रेंच बस्ती को नॉलेज में ले लिया है तो उस आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है पौंडीचेरी। आपको पता होना चाहिए पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच की व्यापारिक राजधानी भारत में हुआ करती थी। तो ये तो
ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। दूसरा है माहे, माहे भी फ्रेंच बस्ती थी। और तीसरा ऑप्शन है गोवा। अब यहां पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि गोवा फ्रेंच बस्ती थी कि नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि गोवा थी गोवा पुर्तगालियों की बस्ती थी, जिसे 1530 में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। यहां मैं आपको गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताना चाहूंगा कि गोवा को सन 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से अल बुकर्क द्वारा जीता गया था। यहां ध्यान रखना, कब जीता गया था? 1510 में। किससे जीता गया था? यूसुफ आदिल शाही, जो बीजापुर के शासक थे, उन्होंने उनसे अल बुकर्क। अभी आगे इनसे रिलेटेड एक प्रश्न और आएगा, लेकिन मैं इनके बारे में आपको एक स्थायी जानकारी आपको उपलब्ध करा देता हूं कि अल बुकर्क को पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता था, जिन्होंने 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीतकर पुर्तगालियों की स्थायी बस्ती के रूप में स्थापित किया, जिसे सन 1530 में नीनो डी कुन्हा, नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है कि गोवा को पुर्तगाली राजधानी किस पुर्तगाली गवर्नर ने बनाया था। उसका उत्तर होगा नीनो डी कुन्हा। यहां मैंने आपको गोवा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो बताया। देखिए, कई बार ये होता है दोस्तों कि हो सकता है इस तरीके का प्रश्न ना आकर आपको गोवा से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोवा को पुर्तगालियों ने किस सन में जीता था, किससे जीता था, किसने जीता था। तो कब जीता था? 1510 में जीता था। किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से जीता था। और किसने जीता था? तो अल बुकर्क ने जीता था। देखिए, यहां पर आपको ये चीज ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं। तो हमारी जो कोशिश रहेगी वो ना सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करने की रहेगी, बल्कि उस प्रश्न से कितने संबंधित और प्रश्न बन सकते हैं, हम उन्हें भी सॉल्व करने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? भारत में डच, आपको डच कंपनी याद होगी। डच कंपनी का आगमन भारत में सन 1602 में हॉटमैन के नेतृत्व में हुआ। भारत में डच कंपनी कब आई है? सन 1602 में। किसके नेतृत्व में आई है? तो हॉटमैन के नेतृत्व में आई है। ठीक है। अब यहां पर प्रश्न होता है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? इस पहला है मसूलीपट्टनम, दूसरा है पुलिकट, तीसरा है सूरत और चौथा है अहमदाबाद। देखिए, यहां पर यह हो सकता है कि आप सूरत में लेकर कंफ्यूज हो, लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर ध्यान देना चाहता हूं कि डचों का जो भारत में संपर्क बना है वो दक्षिण भारत में ज्यादा बना है, उत्तर भारत, पश्चिम या पूर्वी भारत की अपेक्षा। तो यहां पर मान लीजिए, अगर यदि आपको उत्तर नहीं भी पता हो तो आप नाम से बिल्कुल समझ सकते हैं कि मसूलीपट्टनम, पुलिकट दोनों ही दक्षिण भारत में अवस्थित हैं। तो इससे आपको इस आंसर तक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि मसूलीपट्टनम और पुलिकट दोनों ही डच के उपनिवेश रहे हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया है प्रारंभिक उपनिवेश, तो प्रारंभिक उपनिवेश दोस्तों इसका आंसर होगा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में सन 1605 में डचों की प्रारंभिक बस्ती बसी हुई थी, जबकि पुलिकट में इन्होंने सन 1610 में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। और पुलिकट और मसूलीपट्टनम दोनों ही डचों की बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक बस्तियां थीं, जहां से उन्होंने अपने व्यापारिक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, साथ ही साथ इनको एक व्यापक स्तर तक लेकर गए। चलिए, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसको। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? देखिए, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर, यहां पर यह ध्यान रखने की बंगाल बंगाल में
किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? पहला है कोलकाता, दूसरा है कासिम बाजार, तीसरा है सिंगूर और चौथा है वर्धमान। देखिए पहला प्रश्न जो हमारा था फोर्ट विलियम से रिलेटेड, आपको याद होगा कि कोलकाता जो था, कोलकाता की स्थापना ही 1698 में हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये क्वेश्चन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए आपको वहां पर जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट बनते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सही आंसर तक पहुंचने में सहायता करनी पड़ेगी अपने आप की। यहां पर यह ध्यान रखने की बात है कि इसमें सन पूछा गया है 1651, तो स्वाभाविक रूप से कोलकाता यहां पर एलिमिनेट हो जाता है। अब आपको 3 आंसर बच रहे हैं, उसमें से दूसरा है कासिम बाजार, तीसरा है सिंगूर और चौथा है बर्दवान। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि कासिम बाजार इज द राइट आंसर। कासिम बाजार में सन 1651 में मुगलों द्वारा, यहां पर यह ध्यान देखने की है, ये बंगाल के शासकों के द्वारा नहीं बल्कि मुगलों द्वारा अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी गई थी 1651 में कासिम बाजार में अंग्रेजों को। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? फिर से प्रश्न पढ़िए, किस राज्य के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? यह प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है मित्रों, टाइपिस्ट की गलती है। यहां पर अपने दुर्ग की जगह पहले दुर्ग होना चाहिए था। ये छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि असल में आपको ध्यान होना चाहिए पहले दुर्ग का निर्माण, क्योंकि दुर्ग तो उन्होंने बहुत सारे बनाए थे, लेकिन 1503 में कोचीन में दुर्ग का निर्माण किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। कहां पर किया गया था दोस्तों? कोचीन में। क्योंकि कैलीकट में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 1498 में वास्को ड गामा कैलीकट में ही आए हुए थे, और सन 1503 में कोचीन में इसको पहले दुर्ग का निर्माण किया। सन 1505 में इसे अल्मेडा जी के नेतृत्व में, आपको यहां पर ये अल्मेडा से रिलेटेड फैक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इससे अक्सर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्मेडा जो थे पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर थे भारत में। प्रथम गवर्नर थे भारत में, जिन्होंने 1505 में कोचीन को पुर्तगालियों का पहला मुख्यालय बनाया था। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण नीति है जो अक्सर पूछी जाती है, हालांकि इतनी डिटेलिंग की आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। अल्मेडा ने शांत जल की नीति को चालू किया था और इन्होंने ही एक प्रकार से पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि अल्बुकर्क ने इनके कामों को बहुत अच्छे से, बहुत ही बखूबी आगे बढ़ाया और अपने आप को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक के रूप में स्थापित किया, लेकिन इससे अल्मेडा का महत्व कम नहीं हो जाता है, क्योंकि अल्मेडा पुर्तगालियों के पहले गवर्नर थे जिन्होंने 1505 में कोचीन को अपना मुख्यालय के रूप में स्थापित किया और कोचीन में पहले दुर्ग का निर्माण भी 1503 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया। होप है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? अब देखिए फिर से ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि कोचीन भी मुख्यालय था और गोवा भी मुख्यालय था। अब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसके तो दोनों ही उत्तर सही होंगे। बिल्कुल ही दोनों उत्तर सही है, लेकिन यहां पर आपको कोचीन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि कोचीन जो है ये पहला मुख्यालय बना था कब? सन 1505 से लेकर 1530 तक।
जबकि गोवा सन 1530 से लेकर सन 1961 तक पुर्तगालियों का मुख्यालय या राजधानी के रूप में रहा है। लेकिन यहां पर जब दोनों ही उत्तर हों, अगर कोचीन उत्तर में नहीं तो आपको निष्फिक्र होकर बिल्कुल विश्वास के साथ गोवा के साथ जाना है। लेकिन यदि दोनों उत्तर हैं तो आपको यहां पर अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए यहां भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय की जगह अपने आप में दे भारत का पहला मुख्यालय। तो स्वाभाविक रूप से पहला मुख्यालय कौन सा होगा? कोचीन। देखिए ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा पूछा जाता है और बच्चा गोवा मार के आता है, बाहर बहुत प्रसन्नता के साथ निकलता है कि सर मैंने तो बिल्कुल सही किया। लेकिन उन्होंने ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। देखिए आपका जो वहां पर प्रश्न सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को, वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। यदि आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ रहे हैं, सिर्फ जीएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैथ्स का प्रश्न हो, रीजनिंग के प्रश्न हो या अदर सब्जेक्ट के प्रश्न हो, आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सही आंसर तक पहुंचने की आपकी प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। और एक अच्छा छात्र हम उसी को कह सकते हैं जो प्रश्नों को अच्छे से पढ़े, प्रश्न की डिमांड समझे और उस अकॉर्डिंग अपने आप की तैयारी को उसी रूपरेखा के अनुसार निर्देशित करे। देखिए यहां पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 23 फरवरी को आप अपने आप को भीड़ से अलग करके एक अलग मुकाम पर ले जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप मेहनत करिए। मैं और हमारी टीम आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर है और हम प्रतिबद्ध हैं आपकी सफलता को लेकर। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम अपने चैनल के माध्यम से जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, सिर्फ फालतू की जानकारी नहीं, देखिए नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हमको उनसे रिलेटेड जानकारी जुटाना है और मैक्सिमम उसको ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमम तरीके से उसको यूटिलाइज करना है कि जब आप 23 फरवरी से निकलें एग्जाम हॉल से बाहर तो आपके मन में हमारे प्रति थोड़ा सा सम्मान अगर आता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? आपको मैं बता देना चाहता हूं यहां पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए आपको याद होना चाहिए कि भारत में पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश ये सभी उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से भारत आए, जिसमें अंततः अंग्रेजों को सफलता मिली। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि सन 1498 में सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली और सबसे लास्ट में आते हैं आपके फ्रेंच 1764 में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना सन 1764 में हो रही है, लुई 14वें के समय, जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर कोलबर्ट के नेतृत्व में इस कंपनी का गठन हो रहा है। और फ्रेंच कंपनी ने बहुत ही कम समय में पुर्तगालियों को, डचों को छोड़ के अंग्रेज के प्रथम प्रतिद्वंदी के रूप में अपने आप को स्थापित किया और इन्होंने अपनी पहली बस्ती सन 1668 में सूरत में स्थापित की। अब यहां पर यह ध्यान रखने की जरूरत, सूरत बहुत इंपॉर्टेंट शहर है दोस्तों, क्योंकि सूरत में ही अंग्रेजों ने अपना प्रथम स्थायी कारखाना कब स्थापित किया था? मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया है, सन 1613 में और सन 1613 में और सन 1668 में फ्रांस सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। यहां पर देखिए आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार एक प्रश्न से ही बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण हो सकता है, इसलिए आपको यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि एक प्रश्न से कितने और प्रश्न निकल सकते हैं और बाकी ऑप्शंस का क्या रिलेवेंस है, इस हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे कि आप साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी आपका होता रहे, साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी आप एकत्रित कर सकें। हमारी कोशिश यही रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब यहां पर यह ध्यान रखने की बात है कि गवर्नर जनरल कौन था, किसका? बंगाल का। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। मैं बता रहा हूं पहले गवर्नर, यहां पर मैं गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं सिर्फ और सिर्फ बंगाल के पहले गवर्नर की बात करें तो पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। सन 1765 में ये बंगाल के पहले गवर्नर बन रहे हैं। और जैसा कि आपको याद होगा, उसके बाद 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान किया गया था जिसमें यह प्रावधानित था कि वॉरेन हेस्टिंग्स सर, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे, जो 1773 से लेकर 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहां पर एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मान लीजिए यहां पर बंगाल ना होकर प्रश्न होता कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन। देखिए यहां पर ये ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। यदि उत्तर आता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक, सन 1833। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है। आपने सिर्फ ये जानकारी आपको है कि पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लेकिन पहले गवर्नर जनरल किस चीज के, बंगाल के भी हुए या भारत के हैं? तो यदि बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो उसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। यदि भारत के गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं तो उसका आंसर होगा विलियम बेंटिक, जो 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। क्लियर हुआ? यहां यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के, देखिए यहां ये ट्रिकी क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब सन 1947 में भारत आजाद होता है, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश भारतीय मंत्रिमंडल ने पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। यदि मान लीजिए यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह हो सकता है इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न बन जाएं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी राजा गोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यदि आपके सामने अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस आंसर को बहुत अच्छे से डील करेंगे। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। यदि पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। यदि प्रश्न आता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब बने थे ये? 1833 में। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन 1947, और वही श्री राजागोपालाचारी 1948 में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ये याद रखना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ये देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सन 1498 में वास्को ड गामा भारत आए, और इन्होंने ही सबसे पहले अपना व्यापार को भारत में फैलाया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि वास्को ड गामा जब केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए 1498 में
वहां के स्थानीय जो नाविक थे, नाव चलाते थे, जहाजी थे, अब्दुल माजिद, ये नाम रखना जरूरी है। मे बी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन शायद पूछा जा रहे कि वास्को ड गामा किसकी मदद से भारत पहुंचे थे, तो अब्दुल माजिद नाम के जहाजी की सहायता से ये 1498 में कैलीकट पहुंचते हैं। और दोस्तों जितना ये व्यापार के लिए सामान लेकर गए थे, इससे उन्होंने 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। आप सोचिए 60 गुना। सपोज अगर यदि उन्होंने 1 रुपए का निवेश भारत में किया था तो वो 60 रुपए उन्होंने पुर्तगाल में अर्जित किए। इसी 60 गुना की चमक से ही बाकी डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज सब भारत में आए, जिसमें अंततः अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया और हमारे ऊपर लगभग 200 सालों तक शासन किया। तो प्रश्न आप यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? यहां पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सबसे पहले 1498 में वास्को ड गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली ही भारत में प्रवेश किए और उन्होंने अपने व्यापार को यहां पर फैलाया और बढ़ाया। यहां पे यह ध्यान रखने की जरूरत एक बात और है दोस्तों कि वास्को ड गामा 1502 में वास्को ड गामा फिर भारत आए थे। यदि मान लीजिए ऐसा प्रश्न दोबारा पूछा जा सकता कि वास्को ड गामा किस सन में भारत में पुनः आए थे, तो उसका उत्तर होना चाहिए 502। अभी तक इस तरीके का ऐसा प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी में नहीं पूछा गया है, लेकिन संभावना है दोस्तों बाकी एग्जामों में पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, तो इसमें इसलिए आपको ये सब रिलेटेड फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय जाता है। प्रश्न अच्छे से पढ़िए। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बताया था कि सबसे पहले भारत आने वाले जहाजी कौन थे, तो वास्को ड गामा सन 1498 में पुर्तगालियों ने ही भारत की खोज की थी वास्को ड गामा के नेतृत्व में। यहां यह ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि जब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की बात आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वास्को ड गामा पहली बार भारत आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने ही भारत के मार्ग की खोज की होगी। सन 1487, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की खोज 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी और वास्को ड गामा इसी केप ऑफ गुड होप से होते हुए 1498 में भारत पहुंचते हैं। यहां यह ध्यान रखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हो सकता है आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि केप ऑफ गुड होप की खोज किस सन में की गई थी, तो इसका उत्तर होगा 1487, और किसने खोज की थी तो उसका उत्तर होगा बार्थोलोम्यू डियाज। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? देखिए लगभग जो प्रश्न है ये प्रश्नों का हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। ये प्रश्न आपको बहुत आसानी से बनेगा। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन जा रहे हैं? पुर्तगाली। 1498 1498 में पुर्तगाली आए हैं और सन 1961 में अंग्रेजों से 14 साल बाद, अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ दिया था, लेकिन पुर्तगालियों ने 1961 में, वो भी जब भारत सरकार ने अपने सेना को वहां पर भेजा और सैन्य आक्रमण के द्वारा या सैन्य सहायता लेकर ही पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव का क्षेत्र प्राप्त किया। तो यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 में और सबसे बाद में भी गए हैं पुर्तगाली 1961 में भारत से। तो सबसे लंबा शासनकाल है, सबसे लंबा समय भारत में अगर किसी ने बिताया है तो पुर्तगालियों ने बताया है। सन 1498 से लेकर सन 1961 तक पुर्तगालियों ने भारत पर अपना स्थापत्य या अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।
देखिए अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? यहां पर देखिए वास्तविक नींव, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव, या वास्तविक नींव की जगह हम कहें तो वास्तविक संस्थापक। आप प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां मैंने आपको बताया था कि अल-बुकर्क जिन्होंने 1510 में गोवा को जीता था, इन्हें पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि अल्मीडा जी प्रथम गवर्नर जनरल जरूर थे पुर्तगालियों के, लेकिन उनकी नीतियों को अल-बुकर्क ने बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और पुर्तगाली व्यापारियों को एक साम्राज्य के रूप में, एक वास्तविक शक्ति के रूप में भारत में स्थापित किया। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव या वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो उसका उत्तर होगा अल-बुकर्क। चलिए दोस्तों, इसी से हमारे आज के रिलेटेड प्रश्न खत्म होते हैं। मैं कल आपके सामने और प्रश्न लेकर आऊंगा और बेहतर प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे साथ मेहनत करिए, हम पूरे प्रयासरत रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा दे सकें और आप ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सकें। देखिए, ग्रहण करने से तात्पर्य इस बात से है कि 23 तारीख को आपका उस चीज का एग्जाम हॉल में आउटपुट निकलना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, कल हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आइए शुक्रिया। कैसे हो भाई आप सब लोग? देखो सर ऑफलाइन मार्केट में बहुत पढ़ाए हैं, ऑनलाइन में मैं आप लोगों के लिए पहली बार इनको मतलब पर्सनल रिक्वेस्ट पे लेके आया हूं। तो जो लिखने की राइटिंग पे मत जाना, आप लोग नॉलेज पे जाना। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी राइटिंग वगैरह, मस्त रहना, लेकिन नॉलेज एक एक ऑप्शन के साथ दिए। मैंने पूरा वीडियो यहाँ देखा है, पूरा इतना शानदार पढ़ा है। मतलब मुझे हिस्ट्री कभी समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे आज हिस्ट्री सच में समझ में आई। मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपको प्रत्येक ऑप्शन के बारे में डिटेल से इन्हें समझाया है, और उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। तो सर हम लोग बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। आप ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से डिस्कस करते थे। देखिए, हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से थ्योरेटिकल ज्ञान उनको बराबर तरीके से देते रहें, कि जिससे बच्चे प्रश्न जब उनके सामने आए तो प्रश्न उनको अनजाने से न लगे, प्रश्न को देख के लगे कि ये चीजें हमने जानकारी में, हम इन चीजों को पढ़े हैं। बच्चे को जब ये कॉन्फिडेंस आता है सर, तो बच्चे को अगर ये कॉन्फिडेंस प्रश्न देखकर आ रहा है कि हाँ ये प्रश्न मुझसे बनता है, तो वो ना बनते हुए प्रश्न को भी बहुत आसानी से कर लेगा, और ये उस पर एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट देगा जो एग्जाम में बहुत फायदेमंद रहेगा। तो हमारी कोशिश, हमारी पूरी टीम की कोशिश यही रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को ज्ञान प्रोवाइड कराते हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जितने ज्यादा आप पेपर सेट लगाओगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें हम, देखो ये सारी चीजें तो लेके आएंगे, PYQ लेके आएंगे, थ्योरी बैच भी लेके आएंगे, पूरा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। देखो पेड बैच भी लेके आएंगे, ऐसा नहीं कि पेड नहीं लेके आएंगे, लेकिन पेड बैच की भी फीस इतनी नॉर्मल रहेगी कि आपको लगेगा तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल सर्वर की कॉस्ट ही निकलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इससे। बस हम चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मतलब इतने शानदार तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। मैं पूरी टीम के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इससे ज्यादा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा इस चैनल के अलावा। मैं पूरे एग्जाम ओरिएंटेड की बात बता रहा हूं, मैं आलतू फालतू चीजों तो कुछ बता दूं। मुझे IIT की भी मैथ्स आती है, SSC की भी मैथ्स आती है, सारी मैथ्स आती है ना भाई, BSc की भी आती है, ठीक है ना, UPSC में ऑप्शनल मैथ्स आता है, वो भी आती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपको UPSC की ऑप्शनल पेपर की मैथ्स पढ़ाऊंगा या फिर IIT वाली मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो आपके एग्जाम में सटीक नॉलेज के ऊपर पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको क्या पढ़ाया जाए और क्या नहीं पढ़ना है भाई साहब। क्योंकि चीजों को एक जगह संलग्नित करने के लिए मैंने पहले पूरी टीम से चर्चा की, उसके बाद में मैंने सर को बुलाया स्पेशल
फ्लाइट का टिकट करवाया, सर आए यहाँ पे आपके लिए स्पेशली और इतने बेहतरीन ढंग से एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बताया। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं सर के पास जितना नॉलेज है मार्केट में किसी के पास उतना नॉलेज नहीं है, और आप बेहतरीन तरीके से आपको सिलेक्शन को आगे लेके जाएंगे। हम लोग रेलवे की पाठशाला से आप जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूं भाई साहब। मेरा जो पर्सनल ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है, मैं ऑफलाइन में भी बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन में भी मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़े हुए हैं, और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि भाई हम आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। मेरे को कुछ नहीं पता क्या ऐसा होगा कैसे नहीं होगा, आप लोगों का साथ है, और मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत से, तन से, धन से, मन से, मैं सुबह से आज आपके लिए बस सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं। सुबह से अब तक मैंने खाना नहीं खाया, मैं पूरी टीम से मीटिंग कर रहा था कि कैसे कर सकते हैं हम विद्यार्थी हित में काम, कैसे कर सकते हैं। यार मैंने पैसे बहुत कमा लिए, देखो ऑफलाइन मार्केट में भी मैं एमपी में पढ़ा लिया, बिहार में पढ़ा लिया, राजस्थान में पढ़ा लिया, यूपी में पढ़ा लिया, हरियाणा में पढ़ा लिया, इतने स्टेट में जाके मैंने पढ़ा लिया। मतलब लगभग इस हिंदी भाषी क्षेत्र है जो स्टेट है हमारे, वो मैंने पूरे कवर कर लिए। तो मतलब मुझे पैसों से कोई इतना लगाव नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस ले रहे हैं जो लोग, उनको कैसे काटा जाए, और उनको काटा आप ही जा सकता है, क्योंकि आप हमारा फ्री बैच देखोगे और हम उस फ्री बैच में उस पेड बैच से भी ज्यादा आपको कंटेंट देंगे। देखो यार, कुछ एक आध बैच हम पेड लेके आएंगे, लेकिन उनकी फीस इतनी रहेगी 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, इससे ज्यादा हम फीस रखेंगे नहीं, ठीक है ना। जो सर्वर की कॉस्ट निकले, अगर कोई पेड बैच लेना चाहता है, बाकी हम पूरा फ्री में भी कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। ऐसा नहीं कि फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, फ्री में आपके मॉक टेस्ट लगवाएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरी बैच भी लाएंगे। फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर हमें तो पेड बैच लेना आपका, फिर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा मकसद यही है कि एक गरीब से गरीब घर का बच्चा भी, यार कहां आजकल नहीं है लोगों के पास पैसे, ठीक है ना, तो उन बच्चों को भी हम पढ़ाएं। जिसके पास है वो पेड बैच लेके पढ़िए, जिसके पास पैसा नहीं है वो आराम से फ्री बैच पढ़िए, क्या दिक्कत है। और मैं मैथ्स का क्लास लेके आ रहा हूं कल, आप सभी लोग, मैं यूट्यूब पे वो थंबनेल क्रिएट करवा के डाल दूंगा, उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सारे के सारे लोग उस पे रिमाइंडर लगा देना, क्योंकि मैं आपके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं। कल फिर से आपको सर को अवेलेबल कराऊंगा, और एक सर से और इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के सर से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिजिक्स के सर से भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। फिजिक्स के मेरे पास 4-5 ऑप्शन है, लेकिन मैं ऐसा टीचर देख रहा हूं कि वो रेलवे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कौन टीचर बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो आज के लिए हम विदा चाहते हैं गाइज, तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 5000 लाइक और 10,000 व्यूज, ज्यादा नहीं बोल रहा यार, इतना आप कर सकते हो मेरे लिए, आपके लिए, आपके सपनों के लिए। और यार देखो, आप हौसला बढ़ाओगे ना तभी हम कुछ कर सकते हैं। भूखा प्यासा मैं आप लोगों के लिए भाग रहा हूं, इधर उधर इधर उधर। दिल्ली में इतना जाम लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं सोचा नहीं, बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ करके जाना है। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन छोड़ दिया था 1 महीने पहले, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि नहीं यार ठीक है, अपन अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यार मेरा टीचिंग से एक अलग सा जुड़ाव है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं, मेहनत करूं आप लोगों के लिए। मतलब रात को भी मैं इतना सोच रहा था कि यार मैं कैसे कुछ कर सकता हूं इन बच्चों के लिए। 23 फरवरी तक मैं इनका कैसे कोर्स करवा सकता हूं, किन किन टीचरों को बुलाऊं, किन किन से मैं मीटिंग करूं, किन किन के साथ में बैठूं कि इन बच्चों को फ्री में कंटेंट अवेलेबल करवाए, ठीक है ना गाइस। टेस्ट सीरीज का भी मैं आपका इंतजाम तामजाम कर दूंगा, मॉक टेस्ट कहां से लगाओगे वो सारा मैं देखूंगा, बुक वगैरह कहां से परचेज करनी है, कौन सी बुक परचेज करनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है गाइस। तो मैं आपका आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, मिलते हैं अपन कल। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। मैथ्स का कल वही वीडियो होगा, आप लाइक और शेयर कर देना, उसको रिमाइंडर लगा देना। बाय बाय, टेक केयर।